हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं इससे पहले आप लोगों से मिला, मैं जेनेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी आपके बीच शेयर किया। आज मैं आप लोगों को इसी चैप्टर यानी क्लास 12 का 5वां चैप्टर है, हम इसी चैप्टर की जानकारी आज भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप ध्यान से इसको सुने और ध्यान से इसको समझें। ये आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स की जानकारी के बगैर तो बायोलॉजी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए जेनेटिक्स की जानकारी, अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए हम आपको बिना किसी देरी के हम आपको 5वां चैप्टर जेनेटिक्स की जो और जानकारी है आपके बीच शेयर करते हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको इसी चैप्टर का तो जेनेटिक्स का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी चैप्टर के बारे में आपको और जानकारी दूंगा। आइए मैं आपको बताऊं, जो ग्रोगर जॉन मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ग्रोगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। उन्होंने गार्डन पी प्लांट पर ठीक है, उद्यान मटर के पौधे पर 1856 से 1863 ईस्वी मतलब 7 वर्षों तक प्रयोग किए और अपने प्रयोग के आधार पर ही मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किए। मेंडल ने इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए कुछ प्रयोग भी किए, जैसे 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस। 1 जीन इनहेरिटेंस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और 2 जीन इनहेरिटेंस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, मेंडल ने 1 जीन इनहेरिटेंस इसी को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रस्तुत किए। इसके लिए इन्होंने मटर के लंबे और मटर के नाटे पौधे के बीच क्रॉस कराए, तो प्रथम पीढ़ी में सब के सब लंबे गुण वाले पौधे उत्पन्न हुए और दूसरी पीढ़ी में जाकर के लंबे और नाटे दोनों गुण वाले पौधे उत्पन्न हो गए। इसीलिए मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए। एक नियम है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ मेंडल भी कहा जाता है। तो पता चल गया मेरे बच्चों कि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है और दूसरा नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम मेंडल का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो अब आइए दूसरी बात है 2 जीन ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने इस प्रयोग के आधार पर जो 2 जीन की वंशागति या द्विसंकरण प्रयोग है, इसके आधार पर मेंडल ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसका नाम है तीसरा नियम। ये जो मेंडल का जो थर्ड लॉ जो है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। इसी को थर्ड लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। यानी मेंडल के जो दूसरा जीन की जो वंशागति है, जिसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मेंडल ने अपने इस प्रयोग के आधार पर ये नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रस्तुत किया और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई
कि मेंडल के 2 प्रयोग के आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किए गए। याद रखने वाली बात है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट यानी उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए और ये प्रयोग 1856 से 1863 ईस्वी तक किए। और इस प्रयोग में समय कितना लगा, तो 7 वर्ष का समय लगा। मेंडल ने इसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुन करके पादप संकरण कराए। पादप संकरण के आधार पर मेंडल ने वंशागति का नियम प्रस्तुत किए। तब जाकर के जेनेटिक्स के क्षेत्र में क्रांति आई और लोगों को गुणों की वंशागति की जानकारी हो सकी। इसके अलावा मेंडल ने 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति, 1 जीन की वंशागति के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रस्तुत किए और 2 जीन की वंशागति के आधार पर मेंडल ने 1 नियम प्रस्तुत किए। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम देखते हैं कि मेंडल के ये जो नियम दिए, मेंडल के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। तो मेंडल नियम के अपवाद, मेंडल नियम के अपवाद, मेंडल नियम के अपवाद, ये अपवाद हर जमाने में रहा है। जब भी कोई अच्छे काम होते हैं तो आलोचक भी तैयार बैठे रहते हैं। मेंडल की जो सफलता मिली, वंशागति के नियम पर जो प्रशंसा हुई, तो इसके लिए आलोचक ने भी मेंडल नियम की आलोचना की। हालांकि मेंडल को अपने जीते जी कोई उपाधि नहीं मिल पाई थी। मेंडल के मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था और मेंडल के मृत्यु के बाद फिर से मेंडल के नियम की खोज की गई। मेंडल के प्रयोग को फिर से दोहराया गया अलग अलग देश में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। तब जाकर के 1900 ईस्वी में लोगों ने वही बात साबित किए जो मेंडल पहले ही कर चुके थे। तब जाकर के मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो मेंडल के नियम के कुछ अपवाद भी सामने आए। वो अपवाद निम्न है, मेंडल के नियम के अपवाद निम्न है। नंबर 1 है कि अपूर्ण प्रभाविता। नंबर 2 है सहप्रभाविता। और तीसरा है सहलगनता। ये 3 मेंडल के नियम और 3 मेंडल के अपवाद भी है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस, और इसे बोलते हैं लिंकेज। ये तीनों मेंडल नियम के अपवाद हैं। मेरे बच्चों, मेंडल ने तो कहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और बताया था कि एक जीन की वंशागति में जब एक इकाई लक्षण वाले को उसी जाति के किसी विपरीत इकाई लक्षण वाले के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, कोई एक गुण प्रभावी होगा। इसी आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लेकिन वो लॉ ऑफ डोमिनेंस सभी जीवों में लागू नहीं होता। जैसे मीराबोलिस जालापा, ये एक पौधा है। मीराबोलिस जालापा एक पौधा है। इसमें लाल और उजले फूल वाले पौधे के बीच क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में सब के सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। न तो उजला हुआ न लाल हुआ, बल्कि दोनों का मिक्स गुण गुलाबी हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराने पर यदि दोनों के मिश्रित गुण संतानों में जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका होगा मीराबोलिस जालापा। कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, ये भी मेंडल नियम के एक अपवाद है। ये अपवाद क्या है? इसमें कहा जाता है कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराने पर यदि दोनों के गुण समान रूप से संतान में पहुंचते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसका उदाहरण ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप मदर का ए है और अगर फादर का बी है और ब्लड संतान में चला गया ए बी, तो दोनों का ब्लड चला गया। इसी को हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। इसका दूसरा उदाहरण भी, काली गाय और उजले सांड के बीच क्रॉस होने पर यदि चितकबरे संतान की उत्पत्ति हो जाती है, बछड़ा या बछिया की उत्पत्ति हो जाती है, तो यह भी कहलाएगा कोडोमिनेंस। अब आइए लिंकेज, सहलगनता। मेरे बच्चों, मेंडल ने कहा था कि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं और विशेष जीन की वंशागति होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब क्रोमोसोम पर सारा का सारा जीन मौजूद है तो एक ही जीन बच्चे में जाएंगे, दूसरा नहीं जाएगा। ये बात नहीं है। ये भी मेंडल नियम के एक अपवाद है। क्रोमोसोम पर मौजूद जितने भी जीन होंगे सारे जीन स्थानांतरित होकर के संतानों में जाते हैं, न कि विशेष जीन। इसलिए
क्रोमोसोम पर मौजूद सभी जीन को स्थानांतरित होकर के संतानों में पहुंचने की जो क्रिया होती है हम उसको लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज भी मेंडल नियम के एक अपवाद है। अच्छा, मेंडल ने इसको क्यों नहीं देख पाए, इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? तो उस समय में क्रॉसिंग ओवर के कारण मेंडल को इस बात की जानकारी, कभी कभी पूछा जाता है कि मेंडल ने ये लिंकेज को क्यों नहीं देख पाए, सारे क्रोमोसोम को जाते हुए क्यों नहीं देख पाए? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण मेंडल ने इस बात को नहीं देख पाए। इसलिए मेंडल के 3 नियम भी हैं और 3 अपवाद भी हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? अब आपको ध्यान देना होगा कि मेंडल के प्रयोग, मेंडल के नियम और मेंडल के अपवाद, इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसका नोट्स भी बनाना है, रिवीजन भी करना है। और ये होगा कब? जब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा और लिखाएगा भी। इसलिए किसी बात को समझने के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। आप ध्यान से सुनेंगे तो ठीक से समझेंगे भी और ठीक से लिख भी पाएंगे। चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हमें इस चैप्टर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जब मेंडल ने वंशागति का नियम प्रस्तुत किए तब जाकर के 1900 ईस्वी के बाद सूटन और बॉवरी, वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बॉवरी, इस दोनों वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रतिपादित किए और दोनों ने यह बताया कि क्रोमोसोम पर मौजूद जीन ही स्थानांतरित होकर के माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। इसीलिए सूटन और बॉवरी ने इस थ्योरी को प्रस्तुत किए और नाम रखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत। इससे सवाल आता है इसकी जानकारी कौन दिए और ये होता क्या है? तो 2 बात इस टॉपिक से आपको याद रखना है कि इस थ्योरी की जानकारी सूटन और बॉवरी ने दिया और इस होता क्या है? तो क्रोमोसोम पर मौजूद सभी जीन को स्थानांतरित होकर के संतानों में पहुंचने की जो क्रिया होती है हम उसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें एक और टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण। मेरे बच्चों, पहले लोगों के मन में ये आशंकाएं थी कि गर्भवती माताओं में संतान कौन होंगे, नर होंगे या मादा, बेटी होंगे या बेटा। इस बात की चिंता लोगों को सताती थी। लेकिन बाद में चल करके जब लिंग निर्धारण का जानकारी प्राप्त हुआ तो सबसे पहले हैनकिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी जानकारी दी। हैनकिंग नामक वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण की जानकारी दिया और इसने बताया कि ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक, यही दोनों मिल करके लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें लिंग के निर्धारण का वास्तविक दायित्व किस पर होता है? तो वो होता है शुक्राणु पर। शुक्राणु ही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके लिए इन्होंने हैनकिंग ने एक एक्स बॉडी की खोज की। एक्स बॉडी बताया जो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग लेता है उसको एक्स बॉडी शब्द का उपयोग हैनकिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो लिंग निर्धारण होता है इसके लिए वास्तव में ह्यूमन के जो शुक्राणु होते हैं वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, मादा के अंडाणु नहीं। और ये लिंग निर्धारण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मेल जो होगा वो होमोगैमेटिक होगा या हेट्रोगैमेटिक। तो अगर मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम 2 प्रकार के क्रोमोसोम हैं, सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। और अगर यहाँ पर फीमेल क्या होगा? फीमेल जो होंगे वो एक्स वाले होंगे, इसको हम लोग होमोगैमेटिक बोलते हैं। अब जानकारी रखनी है कि किसमें कौन से ऐसे प्राणी होंगे जिसमें लिंग निर्धारण के लिए हेटेरोगैमेटिक टाइप होगा और किसमें होमोगैमेटिक टाइप होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ह्यूमन होगा, तो ह्यूमन में जो होगा वो क्या होगा? एक्स वाई, मेल हो जाएगा एक्स वाई। और फीमेल, ये ह्यूमन के मेल हो जाएंगे एक्स वाई और फीमेल हो जाएंगे इसकी जो फीमेल होगी, वो फीमेल एक्स वाली होगी, ये ह्यूमन में हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंसेक्ट में भी, इंसेक्ट में भी मेल हो जाएगा एक्स वाई और फीमेल हो जाएगी एक्स।
लेकिन इसी जगह बर्ड में क्या हो जाएगा, बर्ड में पक्षी में क्या हो जाएगा, मेल जो हो जाएगा मेल वो हो जाएगा मेल जेड जेड, और फीमेल क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगा जेड डब्ल्यू। मतलब यहां पर यह है कि बर्ड के फीमेल जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं, जबकि ह्यूमन में और इंसेक्ट में, ह्यूमन में और इंसेक्ट में इसमें क्या होगा, मेल हेटेरोगैमेटिक और फीमेल होमोगैमेटिक। लेकिन बर्ड में मेल हो जाएगा होमोगैमेटिक और फीमेल हो जाएगा हेटेरोगैमेटिक। तो हमको इसमें दो बात याद रखना है। एक रखना है कि लिंग निर्धारण किस टाइप का होता है। नंबर 2, लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। आपको ये जानकारी रखनी होगी कि लिंग निर्धारण के लिए मेल के शुक्राणु उत्तरदायी होते हैं, अंडाणु नहीं। लेकिन बर्ड में लिंग निर्धारण के लिए फीमेल के जो हेटेरोगैमेटिक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वहां पर शुक्राणु जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये हो गया आपको। अब इसके बाद देखिए हम लोग आपको ये जानकारी दे दें कि आपको जेनेटिक्स में ये सारा का सारा पॉइंट को याद रखना होगा, और जब तक आप टॉपिक को ठीक से समझेंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो परीक्षा में अच्छा नंबर कैसे आएगा। इसलिए अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत प्रथम आवश्यकता होती है। बिना मेहनत की सफलता संभव ही नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना सारा सुख और चैन को त्याग करके आप तैयारी में लग जाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। जितना मेहनत को बढ़ाएंगे सफलता उतनी ही करीब आएगी, और जितना मेहनत से दूर भागेंगे सफलता भी उतनी दूर भागती जाएगी। मेहनत का सफलता के साथ गहरा रिश्ता होता है। मेहनत बढ़ेगा सफलता करीब आएगी, मेहनत घटेगा सफलता दूर भागती चली जाएगी। इसलिए आप पूरे पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ सफलता की ओर अग्रसर होना है, और सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए आपको मेहनत का ही मार्ग चुनना पड़ेगा। आप जब मेहनत के मार्ग को चुनेंगे तो सफलता आपके करीब आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखें। मैं इसके बचे हुए टॉपिक को एक और वीडियो में आपको 5वां चैप्टर मैं पूरा कर दूंगा आपको, और उसके बाद हम इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आपके बीच हम शेयर करेंगे, जो बोर्ड के पैटर्न के लिए अति आवश्यक होगा। तो मेरे बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक भी करें, और अगर हो सके तो शेयर भी करें, और डॉट बने मेरे प्यारे तो इस पर आप कमेंट भी करें। थैंक यू।